हो गया। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है बच्चों, सबसे पहले समझ लो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का है। अच्छी तरह से सुन लेना, बोर्ड में कितना नंबर का, 8 नंबर का। और नीट में जो क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें अगर दिन खराब भी हुआ ना तो 3 क्वेश्चन आएगा, और दिन अच्छा हो गया तो 4 से 5 क्वेश्चन रहता है नीट में। और जेई में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इस टॉपिक में आपको चीज़ें समझनी है। इसमें 3 पैटर्न का क्वेश्चन होता है, 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले मैं बोर्ड का बता दूं, फिर मैं कंपटीशन का बता दूंगा। बोर्ड में बच्चों ये टोटल 8 मार्क्स का है, और इसमें जो है बच्चों 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो रीजनिंग बेस्ड होगा। ध्यान से सुनिएगा, नीट वाले को भी सुनना ध्यान से। रीजनिंग बेस्ड, रीजनिंग का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, फॉस्फीन का कम क्यों होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसको कहते हैं रीजनिंग बेस्ड। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड होता है। उसके लिए मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कंपटीशन के लिए भी उसमें मैं असाइनमेंट दे दूंगा। उसमें कंपटीशन का भी और बोर्ड का भी है, दोनों का क्वेश्चन है उसमें। और बोर्ड ऐसा नहीं है कि जिसका सिर्फ बोर्ड पढ़ रहे हैं तो नीट नहीं आएगा, डेफिनेटली बोर्ड से ही नीट भी आता है। तो इस चीज़ को दिमाग से हटा लीजिए। हम सब कुछ पढ़ाएंगे, बोर्ड लेवल, नीट लेवल सब पढ़ा देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड के लिए, अभी मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन मेरे लाल रीजनिंग आएगा। और रीजनिंग कौन सा आएगा ये भी बता देता हूँ। एनसीईआरटी में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन में, एक्सरसाइज क्वेश्चन में रीजनिंग है, बस वही आना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना। ध्यान से समझ लो। दूसरी बात मेरे लाल, जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आएगा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, जैसे ऑस्टवार्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेकॉन प्रोसेस, ये कुछ प्रोसेस के नाम है। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो दिख जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं कि बोर्ड में आएगा तो कंपटीशन में नहीं आएगा, कंपटीशन में भी आता है। और वो जो रिएक्शंस होता है एक खास पैटर्न से हम तरीके से बता देंगे कैसे याद करना होता है। सिर्फ रिएक्शंस याद करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन है। तो उसका भी एक टेक्निक होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्टकट टेक्निक से वो रिएक्शंस कैसे याद करते हैं वो बता देंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, वो आता है आधा रिएक्शन दे देगा और बोलेगा मेरे लाल कंप्लीट कर दो। ये बोर्ड में आएगा, कंपटीशन में नहीं आएगा। तो कंपटीशन में पहला 2 पैटर्न आता है। इज इट क्लियर? ठीक। बाकी नीट के लिए, जेई के लिए मेरे बच्चों एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, पी ब्लॉक को पढ़ जाओ। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना ही पढ़ लेंगे मोर देन सफिशिएंट है। जो बच्चे जेई में दे के आए होंगे तो उनको आप पूछिएगा, वो अंदाज़ा बता देंगे कैसे आता है क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चन दे दूंगा, वो सारे उसी में एकोमोडेट हो जाते हैं। कुछ कुछ मैं टेक्निक बता दूंगा, कुछ कुछ आपको भी दिमाग लगाना है, तो मैं कोशिश करूंगा पता चल जाए। दूसरी बात बच्चों कि बोर्ड एग्जाम में आपके 16, 17, 18 ग्रुप आने हैं पी ब्लॉक में। 16, 17, 18 ग्रुप। इज इट क्लियर? लेकिन हम शुरुआत करेंगे 15 ग्रुप से। इसकी वजह यह है कि 15 ग्रुप की प्रॉपर्टी से 16 ग्रुप मैच करता है, और 16 ग्रुप की प्रॉपर्टी से 17 ग्रुप मैच करता है। तो आपको जो शुरुआत लेनी है 15 ग्रुप से शुरुआत लेनी है। ठीक है। और हम जो कॉन्सेप्ट 15 ग्रुप के लिए जनरेट करेंगे मेरे बच्चों, ठीक वही कॉन्सेप्ट 16 ग्रुप पर भी अप्लाई हो जाएगा, और 15 ग्रुप पर भी, 17 ग्रुप पर सब पे अप्लाई होता है ऑलमोस्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? इसके अलावा बच्चों कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो असर्शन, रीजनिंग वगैरह भी आता है। तो वो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा वही बना सकता है। आप लाख इसमें शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। दूसरी बात ये बच्चों कि आप एनसीईआरटी जो पढ़ेंगे, तो आप क्योंकि टाइम कम है तो एनसीईआरटी पूरा पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे आप। तो आप क्या करेंगे, जो मैं असाइनमेंट दूंगा और जो मैं हैंड रिटन नोट्स मेरे पास पढ़ा वो दे दूंगा, बस उस पर जो मैंने बताऊंगा बस वही पढ़ना, वही आएगा इंशाल्लाह। बाकी कंपटीशन के लिए सब कुछ पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना। इज इट क्लियर? चलिए, अब पी ब्लॉक की शुरुआत करने से पहले बच्चों हमको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। हालांकि बहुत लंबा डिटेल हो जाएगा मामला, लेकिन पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें जानना है। और आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो आपको 1 नहीं 10 क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएगा। रटने की कोशिश मत कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट को पकड़िए, एक कॉन्सेप्ट से 10 क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे 15 ग्रुप करते करते आपको 16 ग्रुप का भी क्वेश्चन बनने लगेगा, 17 का भी बनने लगेगा।
ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल में बेसिक बात जो है एकदम टू दी पॉइंट जितना ज़रूरी है उतना बता रहा हूँ और वो सफिशिएंट होगा। आपको मालूम है ना कि जो हम जो पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, तो वो कौन सा पीरियोडिक टेबल है, जल्दी बताओ कौन सा पीरियोडिक टेबल है, बताओ। मॉडर्न नहीं है मेरे लाल, सब घोड़ हो तुम लोग। कौन सा है भाई, जल्दी बताओ। सदफ तुम बताओ। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। कौन सा पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म। ध्यान से सुन लो, मॉडर्न नहीं है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और ये जो लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी को हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि इसको देने वाला कौन था, आपको याद है, बताओ। मोसले ने दिया था, ठीक है, किसने, मॉडर्न को। और जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न है उसको दिया था नील बोर ने। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। मॉडर्न जो दिया था मोसले ने और लॉन्ग फॉर्म को किसने दिया था, नील बोर ने। और मोसले ने जो दिया था वो बेस्ड ऑन क्या है, जल्दी बोलो, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर है। इज इट क्लियर, किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। और जो नील बोर ने दिया था वो बेस्ड ऑन, जल्दी बोलो क्या है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है मालूम है, अगर आप किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो उस एलिमेंट का पोजीशन पीरियोडिक टेबल में 1 सेकंड में पता चल जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, मैं भी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने सोडियम लिया, सोडियम क्या होता है, 11 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरे बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s1, है राइट, क्लियर। अब देखो इसका लास्ट ऑर्बिट 3s1 है, बोलो, तो इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 1, है राइट, ठीक है। तो इसका ग्रुप नंबर, आपको मालूम है ना कि ग्रुप नंबर किसे कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, ध्यान से देखना, जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, कितने वर्टिकल लाइंस होते हैं, बोलो 18 वर्टिकल लाइंस होते हैं। कितने होते हैं मोरेलाल, 18, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेशेंसली सुनना बच्चों, थोड़ा सा शुरुआत में है ना, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, और एक बार बात समझ में आने लगेगी तो आपको अपने आप इंजॉय करने लगेंगे। 15, ठीक है, 16 और 17, ये 18 ग्रुप। तो ये वर्टिकल लाइंस कितने हैं बच्चों, 18 हैं, जिसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ग्रुप कहते हैं, ठीक है जी। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, जल्दी बोलो, बोलो 7 होते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, पीरियड कहते हैं, ये तो मालूम होगा आप लोग को, ठीक है जी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7 पीरियड, ठीक है जी। तो बाकी ये जो है नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको आपको मालूम होगा कि इसमें पीरियोडिक टेबल का ये नीचे वाला ब्लॉक है, ये क्यों अलग है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात को समझो, ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, कौन सा फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न। ध्यान देना, जब पीरियोडिक टेबल तुम देखोगे जा करके तो उसमें 2 तरह से नंबरिंग की हुई है ग्रुप पे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, दैट वन इज द मॉडर्न, वो मॉडर्न है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें डायरेक्ट नंबरिंग किया हुआ, 1 2 3 4 5 6 18 तक किया हुआ, वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न है। फर्क समझ में आ गया। तो हम जो आजकल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर लास्ट ऑर्बिट अगर हम वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो लास्ट ऑर्बिट क्या है, 3s1 है। इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा मेरे बच्चों, 1 होगा, राइट। और इसका देखो लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, बोलो, थर्ड है ना, बोलो ना, तो इसका पीरियड कितना होगा, 3rd होगा। यानी कि जो आपका लास्ट ऑर्बिट है वो क्या बताएगा, पीरियड नंबर, ठीक है जी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा, ग्रुप नंबर। अब ध्यान रखना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ध्यान से सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 13 हो जाएगा। ध्यान रखना, 3 है तो 13, 4 होगा तो 14। ध्यान रखना,
क्यों ऐसा करते हैं, उसकी वजह यह है कि बीच वाला जो एरिया है ना, ये डी ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। तो ये अलग से बीच में फिट हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी में भरने लग गया था। ठीक है जी, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा तो उसमें 4s के बाद 4s2 किया होगा, तो 4s2 के बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, 3d में इलेक्ट्रॉन भरा होगा, याद है ना। तो बीच में क्या हो गया कि 3d बीच में आ रहा था, इसलिए इसमें जो है d का इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं क्योंकि d में 10 इलेक्ट्रॉन आता है। तो याद रखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर कितना होगा 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप नंबर 2, और 3 है तो 13, 4 है तो 14। am I राइट? बात समझ में आ गई। अब आइए, साथ साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कौन से सब ऑर्बिट में है, s में। ध्यान से देखो s में है, तो इसका मतलब ये s ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है मेरे बच्चों, s ब्लॉक। अब याद रखना ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं s ब्लॉक। क्या कहते हैं, s ब्लॉक। और 3 से लेकर के 12 तक ये है d ब्लॉक। क्या है मेरे लाल, d ब्लॉक। और 13 से 18 तक क्या है मेरे बच्चों, p ब्लॉक। ठीक है जी। और ये वाला क्या है, f ब्लॉक। जरा ध्यान से सुनना, मैं जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक पे आऊंगा, मैं सिर्फ एक बार सर्वे कर रहा हूं, आपका हालात देख रहा हूं। ठीक है, तो हम जो पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है मेरे बच्चों, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न। ये किस पर बेस्ड है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि वैलेंस ऑर्बिट अगर आपका दिख जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर बताएगा। और याद रखना कि जो लास्ट ऑर्बिट है वो क्या बताएगा, पीरियड। और जो s,p,d,f जो सब ऑर्बिट्स है वो उसका ब्लॉक बता देगा। ठीक। दूसरी बात कि जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन 17 होता है बच्चों, तो 1s2 2s2 2p6, am I right? 3s2 3p5, am I right? तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बोलेंगे सर 3p5 है, तो मेरे लाल थर्ड ऑर्बिट है, ध्यान से देखना, तो थर्ड ऑर्बिट है तो 3s 3p दोनों का इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7। और याद रखना 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 13, 4 होगा तो 14, 5 होगा तो 15, 6 होगा तो 16, 7 होगा तो 17। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों, ग्रुप नंबर 17 हो जाएगा, am I right? और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा, पी में, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों, पी ब्लॉक। अब एक चीज मैं और बता दूं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन दूर कर लो। क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है बच्चों, 24 होता है। ठीक है जी। अब इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, am I right? तो अब यहां पर ध्यान से देखना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो याद रखो कि डी ब्लॉक एरिया में जो एलिमेंट होते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d और 4s दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला करके माना जाता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, जो डी ब्लॉक एरिया वाले एलिमेंट होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3d और 4s दोनों मिला के माना जाता है। आप पूछोगे नहीं सर क्यों माना जाता है, ये तो ऑर्बिट अलग अलग है। तो इसकी वजह यह है मेरे बच्चों कि जैसे जैसे हाइयर ऑर्बिट में जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे हाइयर बोलो ऑर्बिट में जाते हैं तो सब ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप घटता है। सुना क्या बोला मैंने, जैसे जैसे हाइयर ऑर्बिट में जाते हैं तो सब ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप मोरेलाल घटता है। तो 3d और 4s खाला अम्मा का घर है। खाला अम्मा का घर समझते हो ना, जैसे आपने देखा होगा घर में अगर मान लो सब्जी बनी है और खाला के यहाँ मुर्गा बना हुआ है तो क्या होता है, धाए से घुस जाते हैं ना घर में, हैं खाला मुर्गा जरा खिला दो, हैं तो एक ही घर माना जाता है। तो मतलब ठीक वही बात यहाँ पर 3d और 4s में एनर्जी गैप कम होने की वजह से 3d और 4s दोनों का इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तौर पे माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने कभी किताब उठा के देखा होगा गलती से, तो क्रोमियम का, गलती बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है किताब से मुलाकात कम होती है, तो आपने देखा होगा कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। अब देखो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, बोलो, तो इसका मतलब एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन क्रोमियम कितना बनाता है, 3d5 4s1, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास था ही, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे इन्वॉल्व कर दिया, सोचो तो सही, क्योंकि इसमें 3d और 4s दोनों इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर लिया। पूछोगे नहीं सर क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि इन दोनों का जो एनर्जी लेवल है कम होने की वजह से गैप 3d और 4s इलेक्ट्रॉन दोनों इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्डिंग में। इसलिए आपने देखा होगा जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो आपसे पूछता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो लार्ज वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखिएगा नीट में कई बार आया हुआ सवाल कि ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक वाले एरिया वाले एलिमेंट बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ वैलेंसी शो करते हैं। उसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह यह है कि 3d और 4s के बीच एनर्जी गैप कम होने की वजह से
वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग में, और जिसकी वजह से उनका लार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट की संभावना बन जाती है। उतना ही नहीं, 3D में, 4D में, 5D में देखेंगे तो +8 नीचे आएंगे तो +8 तक वैलेंसी चली जाती है। उसकी वजह यह है कि अभी मैंने आपसे बोला 2 मिनट पहले कि जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो सब ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो सब ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप और कम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे तो ऑर्बिट बढ़ रहा। बोलो यार, तो ऑर्बिट बढ़ेगा तो क्या होगा, सब ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक, अब एक बात अच्छी तरह से सुन लो, क्रोमियम में मैंने कहा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या माना जाएगा, ध्यान से देखना, 3d5 4s1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा इसका, तो ग्रुप नंबर 6 होगा। तो याद रखो डी ब्लॉक में 3d और 4s इलेक्ट्रॉन दोनों मिलाकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। ठीक, और दूसरी बात ये याद रखना है कि यहाँ पी ब्लॉक में 3s 3p दोनों मिलाकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, लेकिन जब 3s 3p का इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 10 जोड़ना फर्ज हो जाएगा, 10 जोड़ना क्या हो जाएगा, फर्ज हो जाएगा। लेकिन जब 3d और 4s का इलेक्ट्रॉन का नंबर जोड़ेंगे तो 10 आप नहीं जोड़ेंगे, यानी इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। am I right? फर्क समझ में आ गया। S और P का इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो 10 जोड़ना फर्ज है, और अगर S और D का है ना जोड़ा तो 10 नहीं जोड़ेंगे। am I right? जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, निकेल 28 होता है, तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बताओ, इसके लास्ट नंबर को चेक करो, 8 है ना, तो हम लिख देंगे 3d8। लास्ट इलेक्ट्रॉन को देख लो, 3d8, 8 है तो 3d8, और 4s2 तो खानदानी है तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो 10 हो गया ना, बोलो ना यार। तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 10। am I right? अच्छा, पीरियड नंबर कितना होगा, पीरियड नंबर 4th। अरे लास्ट ऑर्बिट 4th ही ना रे बाबा, तो टू मच हो यार तुम लोग। लास्ट ऑर्बिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट ऑर्बिट। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब आइए यहां पर, ये पीरियोडिक टेबल कौन सा है, जल्दी बोलो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड होने का मतलब कि किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हमको लास्ट पता चल जाएगा, तो ग्रुप नंबर पता चल जाएगा, पीरियड नंबर पता चल जाएगा, और ब्लॉक भी पता चल जाएगा। ब्लॉक नहीं पता चलेगा, ये कौन सा एरिया है, एस ब्लॉक, ये कौन सा एरिया है, एस ब्लॉक, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा एरिया, पी ब्लॉक, ये कौन सा एरिया, डी ब्लॉक, ये कौन सा एरिया, एफ ब्लॉक। ठीक है जी। अब ये याद रखिएगा बच्चों कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोग कैसे याद करते हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिंपली आप मोटा मोटे पीरियोडिक टेबल को माइंड में लेके आओ। ठीक है, और पूरे पीरियोडिक टेबल को अपने बॉडी पे इमेजिन करो। राइट साइड, कथक डांस किया है ना, कथक डांस किया नहीं, देखा तो होगा यार, तो मैंने कौन सा किया। ठीक तो पीरियोडिक टेबल राइट साइड लेफ्ट साइड, तो राइट एस ब्लॉक, लेफ्ट बोलो यार पी ब्लॉक, अब बीच में ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे डी ब्लॉक। ठीक है जी, और नीचे वाला पोर्शन है एफ ब्लॉक, ऐसे याद कर लो, राइट लेफ्ट डी, एम राइट, और नीचे वाला एफ ब्लॉक। याद हो गया। राइट साइड वाला एस ब्लॉक 2 ग्रुप, ध्यान से देखना, और मिडिल वाला 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक है। ठीक है जी, याद हो गया। इमेजिन कर लो, अपने आप को इमेजिन करो, याद हो जाएगा। राइट लेफ्ट कथक डांस, एम राइट, डी ब्लॉक, और नीचे पोर्शन क्या होगा, एफ ब्लॉक। ठीक, अब ध्यान से देखना, अब मैं इसका नॉन टेक्निकल डिफिनेशन देता हूं। ये वाला एरिया अमीर प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, अमीर प्रदेश। अमीर प्रदेश का मतलब क्या है कि इधर जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे एलिमेंट ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कोई सा भी उठा लो, सोडियम 2 8 1। अब बताओ, ये अमीर प्रदेश का क्या मतलब कि इधर जो भी एलिमेंट से है ना मुलाकात करोगे तो बोलेगा है इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, है जिससे भी मुलाकात होगी, मतलब हमसे नहीं, एलिमेंट से मुलाकात होगी तो बोले भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या। जैसे आप जानते हैं ना कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी अपने एरिया में है ना, वहाँ पर करोड़पति लोग रहते हैं, तो वहाँ पर सब अमीर प्रदेश है, मतलब वहाँ पर आसानी से 100 200 500 रुपये मिल सकता है। तो ये हुआ अमीर प्रदेश। इन सारे एलिमेंट की ये खूबी होती है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सबके पास ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, इसलिए आपने पढ़ा होगा 9th 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि अल्कली मेटल को स्टोर करते हैं केरोसिन तेल में। क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि जैसे सोडियम हवा में आएगा तो बेचारा चाहता है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, क्योंकि ऑक्टेट से ज्यादा है, तो जैसे बाहर आएगा बोलेगा ऑक्सीजन को चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम बोलेगा भाई चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ है, कंगला प्रदेश है। ध्यान से देखो, ये कंगला प्रदेश है, ये बटला हाउस है, कोई बटला हाउस का। ठीक है,
अब ये जो है ना, यहाँ सब कटोरा छाप है। कटोरा छाप समझते हो, अल्लाह के नाम पे दे दो। कोई बटला हाउस में रहता है तो डोंट माइंड, ठीक है, याद करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इधर सब अमीर प्रदेश, इधर सब कटोरा छाप, सब अल्लाह के नाम पे दे दो, यानी सबके पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है। यहां से बड़ा वाला कटोरा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो 3 है, तो ऑक्टेट से कितना कम चल लिया, 5 कम चल लिया, तो इसका बड़ा वाला कटोरा इमेजिन करो। इसलिए आपसे है ना पूछता है नीट में, बताओ 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, तो हमको क्या मालूम कौन सा एसिडिक है, तो याद कर लो 13 ग्रुप का जितना भी कंपाउंड होता है खानदानी कंगला होता है। क्या होता है खानदानी कंगला, समझते हो ना, मतलब अल्लाह के नाम पे ना भी मांगोगे तो मिलेगा, ठीक है। तो इसके पास सबसे बड़ा वाला कटोरा, क्योंकि ऑक्टेट से सबसे ज्यादा कम चल रहा, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा, तो कंगलापन कम हो जाएगा और 18 ग्रुप क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसको नहीं चाहिए, ऑक्टेट पूरा हो चुका, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट वाला, ध्यान से देखना, राइट वाला अमीर ऑक्टेट से ज्यादा, ठीक। इसका मतलब जो भी ऑक्टेट से ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी ये कहता है, या लेविस थ्योरी ये कहता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस होता है। इसलिए आप देखेंगे इधर वाला जितना भी एलिमेंट है वो सब बेसिक कंपाउंड बनाता है, और लेफ्ट वाला पोर्शन क्या है बच्चों, कंगला प्रदेश है, सब ऑक्टेट से कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, लेना चाहेगा, तो वो एसिडिक कंपाउंड बनाएगा। इसलिए आप जितना भी एलिमेंट को उठा के देखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सब एसिड वाला, सब कंगला वाला है, ठीक। तो बताओ फिर से, राइट वाला बोलो अमीर प्रदेश, लेफ्ट वाला गरीब, ऑक्टेट से ज्यादा ऑक्टेट से कम, ठीक। अब बीच में दाऊद भाई के आदमी है, ये कौन है, दाऊद भाई के, दाऊद समझते हैं ना, दाऊद भाई का नाम सुना होगा, ठीक है जी। इधर पूरे के पूरे है ना क्रिमिनल एलिमेंट है। क्रिमिनल का मतलब डजंट मीन की क्रिमिनल है, मतलब इनकी खूबी क्या होती है कि ये है ना, जैसे क्रिमिनल की खूबी क्या होती है, इसका फोन नंबर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अगर फोन नंबर अगर फिक्स हो गया, पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना, 2 मिनट में पता चल जाएगा। तो उसी तरह से इस वाले एरिया में जितने भी एलिमेंट हैं उनका वैलेंसी कभी कांस्टेंट नहीं होता। जैसे आयरन है रात में +2 था, सुबह आते थे +3 हो गया, बोलता मन नहीं कर रहा, +3 में जाने का मन कर रहा। क्रोमियम जब शुरू करता है तो +3 से मम्मी कसम +6 तक पहुंच जाता, बोलता आज +6 का है ना बिरयानी खाना है, आई मीन +6 तक जाना है, ठीक है। जैसे मैग्नीज +2 से +7 तक जाता है। अब ऐसा क्यों है, उसकी ऑब्वियस वजह है, क्योंकि 3D और 4s में एनर्जी गैप कम है ना, तो उसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन खाला अम्मा का घर है, बोलता है हम भी जाएंगे हैं, लेकिन बोलेगा नहीं, जो आएगा अगर बढ़िया वाला आया तो हम हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे। जैसे ऑक्सीजन है, जैसे फ्लोरीन के साथ अगर ट्रांजिशन मेटल को बॉन्ड बनवाओगे तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता। इसलिए आप देखोगे जाकर डी ब्लॉक एलिमेंट में लिखा हुआ होगा कि ट्रांजिशन मेटल शो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ क्या, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसकी क्या वजह है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये समझ लो, ये क्या है, क्रिमिनल प्रदेश है। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी कांस्टेंट नहीं होती, इनके प्रॉपर्टी ध्यान है बदलती है, तो इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्रिमिनल हो गए, ठीक है जी, याद रहेगा। और ये जो है देशद्रोही है, क्या है बच्चों, देशद्रोही। अब पूछोगे नहीं सर देशद्रोही क्यों है, तो देखो इनको लात मार के बाहर फेंका हुआ, लात मार के बाहर फेंका। अब पूछोगे ना इसे क्यों लात पड़ा, तो मैं उसका वजह बताता हूं। देखो ध्यान से, 3D सीरीज है ये, स्कैंडियम से लेके जिंक तक खत्म हो रहा, ध्यान से देखना रटने की कोशिश मत करना, अपने आप याद हो जाएगा। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक क्या है, 3D सीरीज, ठीक। ये यूट्रियम से शुरू होके कैडमियम तक जाता है 4D सीरीज, am I right? ये प्योर 3D है, ये प्योर 4D है। लेकिन 5D सीरीज जब हम देखेंगे तो ये लैंथेनम से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, लैंथेनम से। और ध्यान से देखना, लैंथेनम के बाद सीधे हॉफनियम आ जाता है, लैंथेनम 57 होता है। क्या होता है बच्चों, 57। तो बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा सब्र के साथ। लैंथेनम क्या होता है, 57, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, जल्दी से मैं आ जाऊंगा पी ब्लॉक पे। लैंथेनम 57 होता है और इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 5d1 6s2 होता है, ठीक है जी। 5d1 क्या होता है बच्चों, 6s2 होता है। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि सर हमको कैसे याद होगा, आप तो इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत दिन से पढ़ा ना तो याद हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, 5d1 6s2 याद करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको स्कैंडियम तो याद ही होता है, 3d1, राइट, बोलो, तो ये 3d1, तो ये 4d1, तो ये 5d1, याद हो गया, राइट। इंटेलिजेंट आदमी ऐसे याद करता है, हर बात को याद नहीं करता। कंपटीशन में जो compete करने वाला बच्चा वो क्या करता है, पूरी बात याद करके नहीं जाता, वो बेवकूफ़ है, क्या इतनी बात याद करेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा उसका माइंड। 3d1 तो 4d1,
5d1। अब बताओ 3d के साथ चिपका हुआ कौन है? 4s। ठीक, तो इसके साथ 4s चिपका तो इसके साथ 5s चिपकेगा, इसके साथ 6s। ठीक है जी। तो अब देखो मैं लिख दिया मैंने 5d1 6s2। ध्यान से देखना, अब लैंथेनम के बाद सीरियम आता है। कौन आता है? सीरियम। सीरियम देखो ये 57 है तो मेरे लाल ये 58 होगा। बोलो, ये 58 होता है। ठीक, अब इसका जब 5d1 6s2 है मेरे बच्चों, तो ये क्या हो जाना चाहिए? 5d2 6s2 हो जाना चाहिए। बोलो, कोई टेंशन तो नहीं ना? हो जाना चाहिए ना। लेकिन ये कहता है ना मुन्ना ना। क्या बोलता है ये? ना मुन्ना ना। बोलो ना, क्या बोलता है? ना मुन्ना ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या बोलता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द 5d। बोलेगा, मालूम क्या कहता? बोलता हम तो 4f1 करेंगे, 5d1 करेंगे, 6s2 करेंगे। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों करेंगे? पूछो क्यों करेंगे। अच्छा, आप कोई काम क्यों करते हो? जैसे आप मान लो है ना, फॉर द एग्जाम्पल कोई काम करते हो तो उस काम को करने का 2 तरीका है। ठीक, जैसे आप बिरयानी खाते हो फॉर द एग्जाम्पल, तो बिरयानी खाने का 2 तरीका। एक 100 रुपये वाली बिरयानी खाने का भी तरीका और एक 400 वाली भी बिरयानी खाने का तरीका। बताओ आप कहाँ जाना पसंद करोगे? जहाँ ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। नॉट इन टर्म ऑफ मनी, है मज़े के हिसाब से हैं। एक बार खाएंगे बिरयानी तो 4 दिन तक जो है उसका खुशबू रहेगा। मतलब इफेक्टिव जो काम आप करते हैं वो इफेक्टिव करना चाहते हैं। तो ये आप में नेचर नहीं है। दुनिया के हर मटेरियल में अल्लाह ताला ने, भगवान ने ये टेंडेंसी बनाई है कि वही काम वो करता है जिसमें उसको फायदा होता है। तो होता क्या है कि जब सीरियम का 58वां इलेक्ट्रॉन आया तो उसको जाना था डी में। ध्यान से सुनिएगा, कहां जाना था? डी में। लेकिन जब वो डी में भर रहा था तो उसी वक्त 4f ने दावा किया। ध्यान से सुनना, याद करने की जरूरत नहीं, सुनो को याद हो जाएगा। 4f ने दावा किया कि भैया हमारी एनर्जी कम है। क्या बोला 4f ने? और उसने ऑफ प्रिंसिपल का हवाला दिया। किसका हवाला दिया? अहबाव प्रिंसिपल याद है क्या कहता है? अहबाव क्या थे? अहबाव दादा थे किसके? सारे एलिमेंट के। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को भरते वक्त एलिमेंट को नहीं देखना, सब ऑर्बिट को नहीं देखना, एनर्जी को देखना। जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा। am I right? बोलो, तो जब इलेक्ट्रॉन को डी में भरना था तो 4f ने दावा किया कि मेरी एनर्जी कम है। अब आप पूछोगे सर कैसे दावा कर दिया, तो मैं उसका बताऊंगा बाद में, जरा सब्र से सुनना। उसने कहा कि मैं एफ में भरूंगा क्योंकि एफ की एनर्जी कम है, क्योंकि ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड इन दोज ऑर्बिट व्हिच हैव लोअर एनर्जी। तो इसने इलेक्ट्रॉन इसमें भरवा लिया। हकीकत में ये पाया गया कि एफ की एनर्जी कम थी, इसलिए इसमें भरवा लिया। अब बताओ ये किसका देश है? दाऊद भाई का देश। इसका मतलब इस वाले एरिया में कौन से एलिमेंट रहेंगे? ध्यान से सुनो, इस वाले एरिया में कौन से एलिमेंट रहेंगे? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब ऑर्बिट में आता होगा, तभी ना इस एरिया में परमिशन मिलेगा रहने का। एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट रहते हैं? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आता हो वही ना परमिशन है। तो इस एरिया में कौन से एलिमेंट रहेंगे? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता हो, तो डी में आता हो तभी ना। तो सीरियम ने क्या किया? गुस्ताखी कर दी ना। क्या किया? भराना था किस में? अरे बोलो ना, डी में। अब भरवा लिया किस में? एफ में। तो दाऊद भाई ने कॉल किया, उसके हेड ने, बोले तूने किए करा भैया, और तूने किए करा, तेरे को पता नहीं है हमारा वाला एरिया ये? बोलता आपका वाला एरिया होने से क्या मतलब है? आपके बाप बोल के गए। कौन सा बाप? तो अबॉव प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन इसी में भरो जिसकी एनर्जी कम है। तो दाऊद भाई ने कहा कि या तो इलेक्ट्रॉन तू वापस डाल, नहीं तो हमारे देश से निकल जा। तो सीरियम के साथ 13 और साथी थे। उसने कहा मम्मी कसम, सीरियम ने जो कहा वो सही कहा है, अहबा प्रिंसिपल ही फॉलो करेंगे, क्योंकि जान जाए पर वचन ना जाए। अहबा प्रिंसिपल ने कहा था बेटा मरते दम तक रूल याद रखना, इलेक्ट्रॉन उसी में भराना जिसकी एनर्जी कम है। तो उसने कहा ठीक है दादा आप मर जाइए, हम नहीं फॉलो करेंगे। और दाऊद भाई ने कहा मेरे एरिया में रहना दे बाबा, तो डी में भरवाना पड़ेगा। बोलता ना मुन्ना ना, पर दादा की बात मानेंगे। दादा बोल के गए थे इलेक्ट्रॉन डी में नहीं भरना, एफ में नहीं भरना, जिसकी एनर्जी कम है उसी में भरना। इसलिए एफ में भर लिया क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। बस यही आफत इसको ले डूबा। किसको? सीरियम को। सीरियम के पास ऑर्डर आ गया कि भैया निकल जाए यहां से, या तो इलेक्ट्रॉन डी में भरवा, अगर तेरे को ऑर्डर है ना अगर यहां पर रहना है, या तो फिर यहां से बाहर निकल जा। तो सीरियम ने कहा कि हम दादा की बात मानेंगे, आई मीन ऑफ प्रिंसिपल की बात मानेंगे। तो ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सीरियम से लेकर, ध्यान से देखना, सीरियम से लेकर के लुटेटियम तक सारे लुट गए, यानी सारे को उठा के बाहर निकाल के फेंक दिया। क्यों?
क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं भरवाया उसने, किस में भरवा लिया, एफ में। बात पूरी हो गई। तो इनको सजा क्यों मिली समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझ में आ गया। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक यही कहानी यहां से भी यही हुई। ठीक, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, यहां तक तो बात क्लियर है। ठीक है, अब जरा इसको जो है इसमें टिपिकल पॉइंट्स नोट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को थोड़ा बहुत पहले से मालूम होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। यहां तक मैंने बता दिया था। ठीक, अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसका, पीरियोडिक टेबल का, जो हमको इस्तेमाल करना था। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग को कुछ बातें समझनी होंगी, तभी जाकर के हमको पी ब्लॉक अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम क्योंकि पी ब्लॉक पे आने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट आपको एटॉमिक रेडियस की बात करनी है। किसकी बात करनी है बच्चों, एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है ये तो मालूम है, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे बच्चों तो आप जानते हैं कि साइज क्या होता है, ध्यान से देखना, साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। साइज क्या होगा मेरे बच्चों, डिक्रीज करेगा। अब पूछोगे नहीं सर क्यों डिक्रीज करेगा, तो उसकी वजह बताते हैं, ध्यान से देखना। लिथियम, इधर देखना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब तुम ध्यान से देखना, 2s1 ध्यान से देखना, सब्र के साथ देखना, 2s2 बोलो हाँ या ना, 2p1 ये क्या है, 2p2 ये क्या है मेरे बच्चों, 2p3 बोलो ये क्या है, 2p4 ये क्या है, 2p5 और ये क्या है, 2p6। अब तुम ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो देखो ऑर्बिट नंबर नहीं बदल रहा। ऑर्बिट नंबर क्या हो रहा है, नहीं बदल रहा। अब बताओ, ऑर्बिट नंबर नहीं बदल रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर तो लगातार बढ़ रहा है ना। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो लगातार बढ़ रहा। अब बताओ, खाली इलेक्ट्रॉन ही एटम में बढ़ता है क्या, नहीं ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा होगा ना। अब दिमाग लगाओ, लगातार एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ध्यान से देखना, जब लगातार एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और न्यूक्लियस में लगातार प्रोटॉन आ रहा है, तो बताओ न्यूक्लियर चार्ज +1 बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा कहां रहा है, एक ही ऑर्बिट में। किसमें जा रहा है, एक ही ऑर्बिट में। अब ये उसूल याद कर लो कि जब लगातार एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डालते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जब लगातार एक ही ऑर्बिट में या एक ही सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो जाता है। अब आप पूछोगे सर न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग क्यों हो जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ नहीं ना रहा, एरिया तो कांस्टेंट है, बोलो। और जब एरिया कांस्टेंट होगा तो न्यूक्लियस में तो लगातार प्रोटॉन बढ़ रहा, तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो रहा। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, ऑर्बिट भी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता तो ऑर्बिट बढ़ने से न्यूक्लियस से दूरी भी तो बढ़ती चली जाती ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा, ऑर्बिट नहीं बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, पावरफुल होता चला जाएगा। इसलिए आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस चार्ज क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। बढ़ता तो हर जगह है लेकिन यहां तेजी से बढ़ता है क्योंकि एरिया लगातार फिक्स है, एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो डोमिनेटिंग नेचर है वो कौन सा है, वेव वाला है। कौन सा नेचर है, वेव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, ध्यान से देखना, कंस्ट्रिक्ट करेगी, सिकुड़ जाएगी, इसलिए लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, साइज घट जाता है। ठीक, अब अगर हम टॉप टू बॉटम है, ध्यान से देखिएगा, टॉप टू बॉटम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब देखो तुम्हें फर्क नजर आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, 3s1 बोलो हाँ या ना, ये क्या है मेरे लाल, 4s1, ये क्या है मेरे लाल, 5s1, ये क्या है मेरे लाल, 6s1, ये क्या है मेरे लाल, 7s1, बोलो हाँ या ना। अब देखो लगातार एक ही ऑर्बिट में नहीं आ रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में जा रहे हैं। अब बताओ ऑर्बिट बढ़ रहा तो क्या होगा, सोचो, न्यूक्लियस से दूरी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, दिमाग लगाना, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, साथ में न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। अब इमेजिन करो, लेफ्ट टू राइट सोचो और टॉप टू बॉटम सोचो। लेफ्ट टू राइट में ऑर्बिट बोलो यार फिक्स है, टॉप टू बॉटम आ रहा है तो ऑर्बिट बढ़ रहा। अब बताओ ऑर्बिट बढ़ रहा तो न्यूक्लियस से दूरी क्या होगी, बढ़ेगी ना। अरे बोलो यार, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ने से न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है ना। अरे न्यूक्लियस का प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो न्यूक्लियस का पावर जो है दिन ब दिन घटता चला जाएगा, क्योंकि वहां दो काम हो रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रही है। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रही है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रही है। अब ध्यान से देखना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं मेरे लाल, तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रही। लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा। अरे बोलो यार, दूरी ना बढ़ रही है, एरिया फिक्स है, तो बताओ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पावरफुल किस में हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे या टॉप टू बॉटम आने पे? तो इसलिए साइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट घट जाएगा। कोई शक तो नहीं है ना? तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, बोलो साइज घट रहा। बताओ क्यों घट रहा है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा। बताओ क्योंकि ड्यू टू, बोलो इंक्रीज इन क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है जी। अब जाओ टॉप टू बॉटम आओ, तो साइज क्या होगा, बोलो। अरे साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बोलो सॉरी, इंक्रीज करेगा। बोलो ना, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? अब बताओ क्यों इंक्रीज करेगा? ड्यू टू, बोलो डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने पे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? अब यहां से लिखना शुरू करो आप लोग, यहां से लिखना शुरू करो, यहां से पॉज करो। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना। तो पता ही चला कि लेफ्ट टू राइट, अब ध्यान से देखना, एक एक बात को जोड़ना, अपने आप सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हमको देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, साइज क्या होगा, घटेगा। साइज क्यों घटेगा, हमको देखना, साइज क्यों घट रहा है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ध्यान से देखो पहले, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से क्यों बढ़ता है? क्योंकि लगातार एक ही सब ऑर्बिट में, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, जब लगातार एक ही सब ऑर्बिट में या एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, फिक्स। एरिया क्या हो जाता है, फिक्स। तो न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल होता चला जाता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल होगा तो क्या होगा मेरे लाल, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कंस्ट्रिक्ट कर देगा, खींच देगा। इसलिए आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, लगातार घट रहा होता है। Am I right? जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा और साथ में क्या हो रहा है, ऑर्बिट भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ऑर्बिट भी बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज उतना पावरफुल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो न्यूक्लियस का असर क्या हो जाएगा, बोलो यार, कमजोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को वो खींच नहीं पाता, इसलिए साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसलिए आपने देखा होगा, हमको देख रहे हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब हमसे कोई पूछता है कि इनर्ट गैस इनर्ट क्यों होता, तो आप खुद सोचो ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो इनर्ट गैस कौन है, नियॉन है। अब बताओ इसका साइज जो है सबसे छोटा होगा, सोचो क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा। तो अब ध्यान से सुना, अब हम पी ब्लॉक पे धीरे धीरे सरक रहे हैं। तो इनर्ट गैस इनर्ट इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वहां पर स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि लगातार एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे मजबूत हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन पे जब न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इनर्ट गैस इनर्ट हो जाता है। लेकिन जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या हो रहा बच्चों, बढ़ रहा। क्यों बढ़ रहा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा, कमजोर हो रहा। पूछो क्यों कमजोर हो रहा, क्योंकि ऑर्बिट भी बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा, जिसकी वजह से साइज क्या होगा, बढ़ रहा। और साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। इसलिए ये क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक, अब बताओ, अगर हम अगला प्रॉपर्टी देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, ये मालूम है कि नहीं मालूम है, बोलो। किसी भी एटम से, गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब दिमाग लगाओ कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ध्यान से देखना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ध्यान से देखना, 2s1, फिर से देखो 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। देखो क्या फर्क हुआ, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, अरे बोलो यार, स्ट्रॉन्ग। तो न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगी, कमजोर होगी या मजबूत होगी, मजबूत होगी। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो।
अब टॉप टू बॉटम हो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। बोलो क्या? 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ठीक, अब बताओ ऊपर से नीचे आ रहा है, ऑर्बिट नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा ना यार, अरे बोलो ना प्यार से, बढ़ रहा है। तो ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा तो न्यूक्लियस से दूरी क्या होगी? बढ़ेगी ना। तो न्यूक्लियस का असर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूरी बढ़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर जो बच्चे मेरे सामने वाले चेयर पे हैं उनको कोई भी यहाँ से हटा नहीं सकता चॉकलेट दिखा के, लेकिन पीछे से अगर कोई चॉकलेट दिखाएगा तो यार वो पीछे से सरक लेंगे, क्योंकि पता है सर दूर है, ग्रेटर द दूरी लोअर द इफेक्ट। ठीक है, इधर से सरक लेंगे नहीं सरक लेंगे, लेकिन यहाँ से खबरदार वहाँ बगल में भी इसको दिखाएगा चॉकलेट कोई आदमी तो है ना, कभी भी है ना वहाँ से उठ के नहीं जाएगी, पता है सर हड्डी तोड़ देंगे, इफेक्ट स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, हड्डी नहीं तोड़ेंगे यार, रोड भी ठीक है। तो नज़दीक है ना, इफेक्ट ज़्यादा, दूरी आपको यहाँ से क्लासरूम पहुँच जाओ उखला हेड तक हैं, अब वहाँ पर से जो मेरा असर होगा वो क्या होगा? उधर से बोलेगा सर सन्नाटा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि दूरी बढ़ने से इफेक्ट कमजोर हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑर्बिट तो फिक्स है ना रे बाबा, तो एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर रहा, तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन बढ़ ही रहा ना, तो फिक्स एरिया में न्यूक्लियस का पावर बढ़ने से क्या होगा? न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाएगा, साइज घट गया। टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा। तो बताओ साइज बढ़ रहा है तो इसका तो न्यूक्लियस से दूरी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? मम्मी कसम, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अरे बोलो यार, डिक्रीज। रीजन? ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एम आई राइट? बोलो बोलो रे मोरे लाल। अब ये जितना फलसफा हम सुना रहे हैं, कहानी पीरियोडिक टेबल की सुना रहे हैं, बोले सर पढ़ाना पी ब्लॉक का इधर क्यों जा रहा है? तो मेरे लाल मुझे मालूम है तुम लोग का सन्नाटा है, इसलिए मैं पी ब्लॉक पे डायरेक्ट कूद जाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आना है। ये बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, ठीक है जी? तो इसको आप लोग नोट करें, यह इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो बच्चों, हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं ध्यान से देखना। तीसरी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पी ब्लॉक में काम आना है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ध्यान से देखना, हमको देखना। आपको अभी मैंने बताया, मेरे को ध्यान, बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं। किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी खर्च हुई, बोलो उस एनर्जी को कौन सी एनर्जी कहते थे? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, कोई टेंशन तो नहीं हो रहा ना? अब एक सवाल का जवाब दो, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी खर्च क्यों होती है? सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी खर्च क्यों होती है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। और कुछ और बात है? हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड, ये सही जवाब दी। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी मालूम क्यों खर्च होती है? सोच के देखो। जब किसी गैसियस एटम में, इधर देखना, किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो वहां एनर्जी बाहर आती है। ध्यान से सुनना, जो मैं बात बता रहा हूं 1-1 करोड़ की बात है। किसी भी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी क्या होगी? बाहर आएगी। अब पूछोगे नहीं सर क्यों बाहर आएगी? पूछो। अरे न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो मोरेलाल? माइनस। तो न्यूक्लियस के प्लस में इलेक्ट्रॉन के माइनस में अट्रैक्शन हुई है कि ना हुई है? अरे बोलो यार, है ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस के प्लस चार्ज में इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज में उल्टा चार्ज तो अट्रैक्शन होगा। और इसको हम कौन सा अट्रैक्शन कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा अट्रैक्शन कहते हैं? और फिजिक्स वाले सर से पूछना, फरीद सर से, कि जब भी उल्टे चार्ज का अट्रैक्शन होता है तो वहां हीट बाहर आता है, एनर्जी बाहर आता है। सुना क्या बोला मैंने? जब भी उल्टे चार्ज का अट्रैक्शन होता है उसमें एनर्जी बाहर आती है। ध्यान से देखना, एनर्जी क्या होती है? बाहर आती है। और हमको देखना एनर्जी कितनी बाहर आएगी, एनर्जी कितनी बाहर आएगी वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में कितना अट्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अयान को बिरयानी से मोहब्बत है, एग्जाम्पल से समझ लो। अब रमीज को भी मोहब्बत है, 1 किलो बिरयानी है दुकानदार के पास, ये बोलता हम लेंगे, ये बोलता हम लेंगे। ठीक,
अब दुकानदार क्या बोलेगा, यार ये तो यार ये दे, इसको दें या उसके दे, तो वो क्या करेगा, रेट बढ़ाना शुरू कर देगा। बोला 120 वाली बिरयानी 140 रुपये हो गई। अब बताओ, जिसको ज़्यादा मोहब्बत होगी ना बिरयानी से, वो ज़्यादा कॉस्ट पे करेगा। अयान बोलेगा ना 120 वाला तो 120 में लेंगे, ये बोला ना हमको तो 140 भी देंगे तो चलेगा। तो बताओ, जितनी ज़्यादा मोहब्बत जिस चीज़ से होती है उसका कॉस्ट भी उतना ज़्यादा होता है। जैसे आप लोग को नीट से बहुत मोहब्बत है या IIT से मोहब्बत है, तो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, और वो कॉस्ट क्या है, मेहनत है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जब एटम में डालोगे तो वहां पर भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और न्यूक्लियस के प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज में मेरे लाल जो अट्रैक्शन होता है उल्टे चार्ज का अट्रैक्शन है, और उल्टे चार्ज के अट्रैक्शन में मेरे लाल हमेशा हीट बाहर आता है। जितना ज्यादा हमको देखना, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना हीट बाहर आएगा। अब बोलोगे सर जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा हीट बाहर क्यों आएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जितने अपोजिट चार्ज का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट बाहर रिलीज होता है। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कब होगा, सोच के देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा था, बोलो ना, घट रहा था। क्यों घट रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो रहा था। तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि लगातार एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, बोलो हाँ या ना, और प्रोटॉन तो लगातार बढ़ रहा था, बोलो हाँ या ना। तो न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल होता चला गया लेफ्ट टू राइट आने पे, तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो हीट बाहर फेंकेगा। बोलो, अब दिमाग लगा के सोचो ना, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ेगी तो इसका मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, तभी ना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा उतनी एनर्जी बाहर आ जाएगी। सुना। अब मान लो कि अगर सोडियम, मान लो कि क्लोरीन एटम से इलेक्ट्रॉन अंदर डाला तो मान लो -500 किलो जूल एनर्जी बाहर आई। कितनी? -500 किलो जूल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डाला है तो -500, माइनस बोल रहे हैं मतलब निकल रहा है वो एनर्जी। माइनस का मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस, माइनस का मतलब एनर्जी बाहर आना होता है। तो इलेक्ट्रॉन लिया और कितना एनर्जी बाहर रहेगा? 500 मान लो। तो इसका तो इलेक्ट्रॉन डाला तो एनर्जी बाहर आई, तो 501 किलो जूल एनर्जी बाहर आई, तो वापस उस एनर्जी को फिर से डालो, इलेक्ट्रॉन फिर बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गया, एनर्जी बाहर आई, एनर्जी गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। सुना। अब आयनाइजेशन एनर्जी अभी का मैंने क्या बताया था, किसी भी गैसियस आइटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? रिवर्स केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होगी तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी उतना ज़्यादा एनर्जी बाहर फेंका होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी बाहर फेंका होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन को वापस निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जिस एटम का अगर IP का एनर्जी दे दी जावे तो इसका मतलब समझ लो कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सेम होगा, वो माइनस साइन में हो जाएगा। अगर IP प्लस साइन में है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस साइन में है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहेंगे? जल्दी बोलो, नाम से अंदाजा लगाओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत का डिफिनेशन क्या है? अब बताओ किसी चीज के मोहब्बत का डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन यही तो है ना कि आप उस चीज के लिए कितना सैक्रिफाइस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को है ना, किसी से मोहब्बत है तो वो कैसे साबित करोगे आप? उसके लिए आप कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो, वो उसका मोहब्बत होता है, कॉस्ट होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका तो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है। और इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत किस टर्म में मेजर की जाएगी? एनर्जी के टर्म में। किसके टर्म में? तो वो जो एनर्जी बाहर आएगी, इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एनर्जी बाहर आएगी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और जितना ज्यादा, हमको देखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितना ज्यादा निगेटिव होगी। सुना क्या बोला? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मेरे लाल जितना ज्यादा निगेटिव होगी, यानी उसको इलेक्ट्रॉन से उतनी ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि वो उतना ज्यादा कॉस्ट दे रहा है। ठीक, तो हम कहेंगे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं? एनर्जी, इधर देखना,
एनर्जी रिलीज, लिखो नहीं इधर देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू gaseous atom is known as electron, बोलो, gain enthalpy, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, इसको डेल्ट EGH बोलते हैं, and tendency is known as electron affinity, am I right? ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है तो मोहब्बत का जो है ना कॉस्ट है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मेरे लाल निगेटिव होगा, समझ लो उस इलेक्ट्रॉन से उसको उतनी ज्यादा मोहब्बत है। ठीक, तो अगर 4 एलिमेंट दे दिया जाए, सबका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का वैल्यू दे दिया जाए और बोले कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर सजा दो, तो समझ लेना कि जिसका जितना ज़्यादा निगेटिव है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा है, और जितना कम निगेटिव है इसका मतलब वो कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा बल्कि छोड़ना चाहेगा। अब यहां पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, तो याद रखो कि क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, देन ऑक्सीजन का होता है, देन नाइट्रोजन। याद करने का तरीका कॉल फोन मोटा मोटे तौर पे, ठीक, इसको नोट करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो समझ में आ गया, कोई टेंशन तो नहीं है। अब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रटते नहीं है, नाम से अंदाजा रहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत का कॉस्ट है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और जिसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमको देखना, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना उतना क्या होगा, आसान होगा। am I right? बात समझ में आ गई। अब मैं आपको जो अब बात जो बताने जा रहा हूं वो क्या है, इधर देखो, कम ऑन लिसन मी मैन, आई एम हियर ना, डिस्टर्ब हो रहा है यार। अब आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उल्टा है, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज़्यादा निगेटिव होएगा उसका आईपी उतना पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 2013-14 में जेईई में क्वेश्चन आया था, क्या आया था, एलिमेंट का आईपी का वैल्यू दे दिया था और बोला था ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू बताओ, सेम वैल्यू, खाली साइन पलट गया। ठीक, अब आप बोलेंगे सर ये बात यहाँ आपने जिक्र किया है तो इसका मकसद क्या, मैं बताता हूँ। एक तो मुझे बताना है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, बोलो क्यों इंक्रीज करेगी बताओ, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं, क्योंकि सारा मामला तो न्यूक्लियस की मोहब्बत का ही तो है। अरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर आ जाएगी। अब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं हर बात को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से जोड़ रहा हूं। हर मर्ज की दवा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घट जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आईपी बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। am I right? और टॉप टू बॉटम आओ, बोलो ना, मोरल्ला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होंगी, डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बोलो है ना। ठीक, इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, मैं अब जो बात बताने जा रहा हूं वो एक इंपॉर्टेंट बात है और वो कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको देखना सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई फ्लोरीन इज a strong oxidizing agent as compare to chlorine। जरा बात को समझना, मुझे मालूम है तुम लोग को बहुत सारी चीजें याद करने की कोशिश करोगे, अगर समझ जाओगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन, लिखना मत, पहले समझो, मैं लिखने का मौका दूंगा। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ये पी ब्लॉक का खानदानी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, वो आपके असाइनमेंट में भी है, आपके एनसीईआरटी में भी है। अच्छा ये बताओ
कि इलेक्ट्रॉन लिया, एनर्जी निकाला, किसने निकाला? क्लोरीन ने। और मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की। तो इसका मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव एलिमेंट क्लोरीन है। क्या मेरे लाल? क्लोरीन। लेकिन जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है, क्लोरीन नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? सोच के देखो, बोलो यार। इलेक्ट्रॉन लेने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। बोलो, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या कहते हैं? अब बताओ, दो कंट्रोवर्शियल बात है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके, हमको देखो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा एनर्जी छोड़ेगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन लेने वाला फ्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ले। तो ये तो अजीब सी बात हो गई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने में आगे कौन है? एनर्जी छोड़ने में क्लोरीन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। अब ये वही बात हो गई कि सबसे ज्यादा पैसा देने वाले हम, लेकिन बिरयानी अयान को मिलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बिरयानी की दुकान है तो हम सबसे ज्यादा पे कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा बिरयानी किसको? अयान को। हालांकि वो पैसा पे कम कर रहा। ये अजीब सी बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पैसा जब मैं ज्यादा दूंगा तो मेरे को मिलना चाहिए वो चीज। Am I right? ये एग्जाम्पल बिरयानी वाला इसलिए देता हूं क्योंकि बिरयानी वाला एग्जाम्पल तुम लोग को तो समझ में आ जाएगा। है खाने पीने के मामले में तो भाई है, कुछ भी वजह 12 बजे रात में भी अगर है ना नायाब साहब को उठाते हो बिरयानी, बोलते यस सर, चलिए कहाँ चलना है, लेकिन बोले नीट, उधर ना बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमको देखो तो ये अजीब सी बात है ना कि कॉस्ट मैं ज़्यादा दूं, नहीं, पैसा मैं ज़्यादा दे सकता हूं, लेकिन बिरयानी किसको मिलेगी? नायाब को, फॉर एग्जाम्पल। हालांकि नायाब कम पैसा दे रहा, लेकिन मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूं। तो ये वही बात है ना, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्या है? क्लोरीन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो ये अजीब सी बात है। तो मैं आपको बताता हूं रीजन क्या। फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर करोगे, ये बोर्ड में भी आया हुआ, नीट में भी आता है, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। फ्लोरीन और क्लोरीन में ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है? फर्क नजर आएगा, ध्यान से देखना। इसका जो बाउंड है और इसके बाउंड में कोई फर्क है? इसका बाउंड छोटा है और उसका बाउंड बड़ा है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे पता चला छोटा है बड़ा है? आप तो समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रुप में, तो एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता है। सबसे छोटा साइज कौन है मेरे बच्चों? तो साइज हमको देखना, एटम का साइज जितना छोटा होगा ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रांग होती है, बॉन्ड बनते हुए उतना स्ट्रांग ओवरलैपिंग होता है, और ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड की लंबाई उतनी छोटी होगी। क्या होगी? उतनी छोटी। अब बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी, ध्यान से सुनना, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं, पूरे पी ब्लॉक के लिए बोल रहा हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए बोल रहा हूं। ऊपर वाले एलिमेंट का साइज छोटा, ध्यान से सुनो, साइज छोटा, एटम का ओवरलैपिंग बॉन्ड बनाते वक्त ज्यादा, और ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड की लंबाई कम, और बॉन्ड की लंबाई कम तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड तोड़ने में फ्लोरीन का ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए और क्लोरीन की बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कम लगनी चाहिए। अब बोलोगे सर बॉन्ड क्यों तोड़ रहे हैं सर? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ रही है। तो बॉन्ड इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि एटम जो है जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है तो मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं लेता, वो एटम की शक्ल में लेता है। तो सबसे पहले इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो इसमें एनर्जी खर्च होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं BDE। और ये कौन सी एनर्जी है? प्लस है। और इसमें भी तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा मेरे लाल, बोलो बोलो। तो बताओ इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है? इसकी ज्यादा होनी चाहिए। पूछोगे नहीं सर क्यों? क्योंकि साइज छोटा है। साइज क्या है? छोटा। तो साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी। अब दिमाग लगाओ, इसकी बाउंड एनर्जी ज्यादा नहीं होती, कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। होनी क्या चाहिए इन जनरल? ध्यान से सुनना, इन जनरल क्या होनी चाहिए? एटम का साइज छोटा होने से बाउंड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का बाउंड एनर्जी क्या है? कम है।
पूछोगे नहीं सर क्यों? क्योंकि इसमें 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? लोन पेयर। आप पूछेंगे सर ये लोन पेयर क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ महान लोग भी होंगे। आपको मालूम है फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। बोलो यार, अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस्तेमाल कर लिया इसने बॉन्ड बनाने में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको लोन पेयर क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब लोन पेयर कितना? 3 लोन पेयर है। ठीक, अब बताओ लोन पेयर फ्लोरीन में भी है और लोन पेयर क्लोरीन में भी है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में है। बोलो बोलो मोरेलाल। अब बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? इसका साइज छोटा, उसका साइज बड़ा। तो इसमें आपने फिल्म में कई बार शेर देखा होगा कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, है मेरी कश्ती वहीं डूब गई जहाँ पानी कम था, जौल कम था, है ना, ऐसा था ना। तो आप बोलेंगे सर ये शेर क्या को सुना रहे हैं? बाउंड तो मजबूत था बाबू रे, बाउंड तो मजबूत था, लेकिन इनका जो आइटम का साइज छोटा होने की वजह से लोन पेयर एक दूसरे के करीब आ गया। अब तो ईवी इलेक्ट्रॉन और ऊवी इलेक्ट्रॉन। अब बताओ है इनका माइनस इनके माइनस को देख के मुस्कुराएगा क्या? है रिपल्शन ही ना करेगा रे भाई, अरे रिपल्शन ना करेगा। बोलता है ओए ये हमारा एरिया है, ये बोलता नहीं हमारा एरिया है। तो दोनों के फैटाफैटी में इसका बॉन्ड की लंबाई क्या हो गई? और छोटी होती हो गई, लेकिन इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो गया रिपल्सिव इंट्रैक्शन से। तो ये क्वेश्चन पूछेगा पी ब्लॉक में, फ्लोरीन क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है? फ्लोरीन रीजनिंग क्वेश्चन। पहला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से है, फिर बोलेगा ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसका बॉन्ड की लंबाई जो है बड़ी है, कुछ दे देगा। लेकिन यहां पर बॉन्ड की लंबाई छोटी है लेकिन रिएक्टिविटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, यानी कम एनर्जी में बॉन्ड तोड़ देता है। अरे सारा मसला तो बॉन्ड तोड़ने पे तो रिएक्शन होगा ना, अरे बॉन्ड टूटेगा तभी ना रिएक्शन करेगा। तो यहां तो बॉन्ड की लंबाई छोटी है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि रिपल्शन हो गया, रिपल्शन हो गया तो बॉन्ड कम हो गया, कम एनर्जी लग गया। तो बताओ फ्लोरीन में बॉन्ड तोड़ने में और क्लोरीन में बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी किस में लगी? इसमें या इसमें? इसमें ज्यादा एनर्जी लगी। समझ आ रहा है ना? यानी फ्लोरीन ने कम एनर्जी में बॉन्ड तोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, वो सारी बात बता रहा हूं जो आम जिंदगी में आप देखते हो। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, खाली टेक्निकल भाषा बोल रहा हूं इसलिए आपको अजीब सा बात लग रहा है। यहां पर एनर्जी कम लगी, एनर्जी वहां ज्यादा लगी। ठीक, अब बताओ एनर्जी लगने का क्या मतलब होता है? सोच के देखो, एनर्जी लगने का मतलब होता है पैसा लगना। जैसे बिजनेसमैन क्या करता? बिजनेसमैन जब बिजनेस करता तो क्या करता? जरा बताना। दुकान खोल के बैठ जाएगा सीधा? नहीं ना, फिर पहले सामान खरीद के लाएगा कहीं से, है खर्चा करेगा ना रे भाई, इन्वेस्ट है इन्वेस्टमेंट। अब बताओ कि अगर मैं मार्कर का है ना दुकान खोल रहा हूं और ये क्या नाम दोबारा अरमान भाई मार्कर का दुकान खोल रहे हैं, ठीक, अब दोनों आदमी दुकान ही खोले हुए हैं मार्कर का, और ये 12 रुपए में बेच रहा, मैं है ना 10 रुपए में बेच रहा हूं। बताओ किसकी बल्ले बल्ले होगी? बताओ मैं क्यों 10 रुपए में बेच रहा हूं? पूछो क्यों बेच रहा हूं? क्योंकि मेरा खर्चा कम हुआ है। पूछोगे नहीं सर खर्चा कहां से कम हो गया? तो मैं चावड़ी बाजार से मेन मार्केट से मार्कर होलसेल में ला रहा हूं, एक डब्बा नहीं 500 डब्बा लेके आ रहा हूं, और ये 2 डब्बा लेके आ रहा, तो बताओ किसको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा? मेरे को ना। तो ये जो मार्कर 10 रुपए में खरीद के ला रहा, वही मार्कर मैं 7 रुपए में खरीद के ला रहा हूं, ठीक। और ये है ना अपना स्कूटी इसके पास नहीं है, और मैं अपने स्कूटी से गया हूं, है अपने 4 चक्का से 20 डब्बा भर के ले आया, ये अपना जो है क्या बोलते हैं ऑटो पाटो करके गया, उसमें भी 500 रुपया लग गया। मेरा तो खाली जो है गाड़ी ले गया, तेल जला है बस। तो 2 जगह एडवांटेज हो रहा ना, होलसेल में ज़्यादा अमाउंट में खरीदा है, बताओ, और साथ में है ना अपना गाड़ी ले गए हैं, और साथ में खुद ही डब्बा उठा के दुकान में रख रहे हैं। ये तो साहब है ना देखो है ना चपरासी भी रखे हुआ, बताओ तो इस 12 रुपये में बेचेगा ना, मैं तो 10 रुपये में बेचूंगा, तो किसका मार्केट बूम करेगा? मेरा। तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टमेंट हमको देखना, पहले इन्वेस्टमेंट फिर आउटपुट, ये बिजनेस का असूल है। और मैं बता दूं बिजनेस का असूल हम फॉलो नहीं करते हैं, दुनिया का हर एलिमेंट भी फॉलो करता है, दुनिया का हर मटेरियल भी फॉलो करता है। ध्यान तो सुन लो क्या बोल रहा हूं, ये बात अगर मेरी समझ में आ जाएगी तो तुमको केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगी। अब देखना, फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ा तो इसमें कम एनर्जी लगी, और क्लोरीन बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी। तो बताओ नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ? फायदे में कौन है, नुकसान में कौन है?
तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सबाहत। हाँ सबाहत। बेटा तुम बताओ, फायदा किसको हो रहा? फायदा किसको हो रहा? फ्लोरीन को फायदा हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, इसका कम इन्वेस्टमेंट है, कम ही पैसे में, सॉरी कम ही एनर्जी में बॉन्ड टूट गया रे बाबा, इसका ज्यादा एनर्जी लगी, ज्यादा रोकड़ा यहां नहीं लगा, यहां ज्यादा रोकड़ा लगा है। रुपया मतलब एनर्जी। अब बताओ, बिजनेस के पहले स्टेप में फ्लोरीन कामयाब हो गया और इसको हमें अपनों ने लूटा नहीं, हमें अपनों ने बसा दिया। यानी जो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगनी थी, आपस में इतना फैटा फैटी किया कि लोन पेयर आपस में रिपल्शन करके बोला बाबा बॉन्ड तोड़ दो यार, तो एनर्जी कम लगी और इधर एनर्जी तो बोला यार ज्यादा लगी। अब बताओ इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा हुआ? इसमें। तो ये नुकसान में चल रहा है। नहीं, अगर मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूं और ये इलेक्शन लड़े तो इनको है ना, क्या नाम है यार तेरा, ये शाहीन बाग से ज्यादा वोट मिला, अब मेरे को बटला हाउस से भी आधा मिल गया और ना जौहरी फार्म से भी आधा मिल गया, तो ओवरऑल तो मैं ज्यादा हो गया ना। am I right? am I right ना? अरे बात समझ में आ रही ना? आ रही? ठीक। तो यहां पर फ्लोरीन की बल्ले बल्ले हो गई। अब बताओ, अब एक मरहला बिजनेस का खत्म हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आओ अगला नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन लेने का। तो इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो यहां पर डेल EGH होगा, इलेक्ट्रॉन गेन। am I right ना? अब बताओ दिमाग लगा के सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें डेल EGH, बोलो हाँ ये ना, और इसके डेल AGH में क्या फर्क है जरा बताओ? इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको ये इलेक्ट्रॉन लेगा, बताओ कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा? है फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, हड्डी तोड़ दूंगा, अभी बताया है मैंने। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा बताई है मैंने, नहीं समझ में आया? अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, पूछो क्यों? पूछो क्यों? इलेक्ट्रॉन लेने का उसका मन बहुत करता है, उसका साइज छोटा है ना। जैसे नायाब को है ना बचपन का कोई है ना कुंभ के मेला में भुलाया गया दोस्त मिल गया, अब बोला चलो हमारे रूम पे रहना, ऑलरेडी 3 आदमी पहले से रह रहा, तो बिरयानी खाने के बाद क्या होगा? अरे क्या होगा बोलो ना यार? हैं बोलेगा जाओ, ये बोलेगा ना रहो, तो बाकी अंदर वाला क्या करेगा? हड़काएगा नहीं? ससुर तो पता नहीं 3 ऑलरेडी है, तू भी चौथा मिला के 5वां करेगा क्या? नहीं, तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? तो फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, देखो ध्यान से 2s2 2p5 है, और क्लोरीन का क्या होता? 3s2, अरे बोलो यार 3p5, और 3d पूरा फ्लैट खाली है। ये बोलता है आने नहीं दूंगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, हालांकि फ्लोरीन को बहुत मोहब्बत है, न्यूक्लियर चार्ज उसका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बोलता है आने नहीं दूंगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, बोलता है मम्मी कसम बहुत गर्मी है यहाँ, बोलो हाय अल्लाह। अब क्लोरीन बोलता है कोई बात नहीं, हम आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए, ये 3D पूरा खाली नहीं जलवा। ठीक है, अब इधर देखो, अब इधर देखो, तो अब बताओ इन दोनों में फ्लोरीन नुकसान में चला गया, इसमें जो एनर्जी निकलेगी निगेटिव होगी और उसमें भी एनर्जी निकलेगी वो भी निगेटिव होगी। लेकिन बताओ कि ये जो बनेगा F माइनस और ये बनेगा Cl माइनस, बताओ किसमें एनर्जी ज्यादा निगेटिव हुई? फ्लोरीन में या क्लोरीन में? क्लोरीन में। क्लोरीन यहां बाजी मार गया, ये लगने वाली एनर्जी थी तो यहां ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई, क्लोरीन यहां नुकसान में चल गया, तो उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, यहां तो कम एनर्जी में बल्ले बल्ले हो गई। ध्यान से देखना। और क्लोरीन के मामले में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ये जो लिया तो इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की, क्योंकि इसके अपने नो लूटा वाला हिसाब यहां हो गया, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन पहले से था, उसने बोला ना मुन्ना ना आने ना दूंगा, क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा। तो बताओ पहले इलेक्शन में ये जीता वो हारा, दूसरे इलेक्शन में ये हारा वो जीत गया, यानी मैच टाई अप हो गया, मैच टाई अप। अब क्या हो गया? अब लास्ट 1 ओवर का मैच होता है ना, सुपर बॉल है, सुपर ओवर। ठीक, अब आओ फ्लोरीन बोला बेटा मैं फ्लोरीन हूं, क्या बोला? मैं फ्लोरीन। जैसे बोलता है डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, सुना है, फिल्म देखा होगा आप लोगों ने, हमारे बचपन आती है डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, तो फ्लोरीन सबका बाप है। अब ध्यान से देखना, फ्लोरीन की मुलाकात हुई पानी से, किससे मुलाकात हुई? अब पूछोगे नहीं सर का, मान लो नहाने गया फ्लोरीन, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब ये मत पूछना क्यों नहाने गया, उसको गर्मी हो गया ना, इलेक्ट्रॉन आ गया, होता अरे बाबा बहुत प्रेशर है, नहीं बोलेगा बहुत प्रेशर है भाई,
अब बताओ फ्लोरीन अगर नहाने गया तो बताओ अब क्लोरीन भी नहाने गया, सवाल तुम बताना बेटा। दोनों को गर्मी आ गई है, क्यों गर्मी आ गई? इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिया। अब वो गर्मी को दूर करने के लिए कहाँ गया? पानी में कूद गया। अब जरा दिमाग लगा के सोचो, पानी में जब वो कूदेगा तो बताओ कि किसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा? फ्लोरीन को। अब पूछोगे नहीं सर क्यों? अरे साइज छोटा है, इसका माइनस चार्ज स्मॉल एरिया पे है, उसका माइनस चार्ज लार्ज एरिया पे रे बाबा। तो इफेक्टिवनेस माइनस चार्ज इज ग्रेटर इन केस ऑफ फ्लोरीन ना। बोलो तो बोलो रे। तो इसको 4 वाटर मॉलिक्यूल घेर रहा मान लो फॉर एग्जांपल, और इसको 3 घेर रहा। अब बताओ कौन ज्यादा कूल करेगा? अब कूल मतलब यहाँ कूल नहीं करता है, यहाँ पर कूल करने का मतलब होता है वाटर से जब इंटरेक्शन होता है तो वहां हीट बाहर आता है, उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? अब ये हाइड्रेशन एनर्जी निकलने वाली एनर्जी है। अब पूछोगे सर पानी से क्यों गया? तो मैं आपको बता दूंगा, पहले मोटा मोटा पहले याद कर लो। पानी से मुलाकात करने में इसके ज्यादा हीट बाहर है, इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, या इसको सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। और इसमें सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगा बोलो ना? इसमें सॉल्वेशन एनर्जी कम रिलीज होगा, किसमें? क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन का माइनस चार्ज लार्ज एरिया पे है। अब बताओ ज्यादा हीट किसमें निकलेगा? फ्लोरीन में। अब क्लोरीन में कम हीट निकला। अब बताओ अगर इन तीनों एनर्जी का सम करो, इसका बाई खाता बना, बाई खाता समझता हूं, लेजर में बिजनेस में लेजर बनाता है ना, है मान लो कि साहब ये जो है क्या नाम तुम्हारा है? एजाज जो है ना, मान लो सब्जी का कारोबार करता, सब्जी बेचता, टमाटर आलू प्याज है, नींबू मिर्च। अब टमाटर में है ना पता चला नुकसान ही नुकसान हो गया, और आलू में मीडियम फायदा हुआ, ठीक। और रमजान की वजह से नींबू में है रफ्तार हो गया है, 5 रुपए के नींबू अब 20 रुपए मिल रहा है भाई, शरबत की जरूरत। अब पता चला कि इसने 500 नींबू बेच दिया शरबत बनाने के चक्कर में, और टमाटर तो सब पिचक गया था। बताओ तो वो सारे सामान का समअप करेगा ना, इधर नुकसान इधर फायदा इधर बहुत बड़ा वाला फायदा। अब सारा फायदा सारा नुकसान को जोड़ दूं, सारा फायदा सारा नुकसान को जोड़ करके ओवरऑल अगर फायदा हुआ तो जिसका ज्यादा फायदा हो ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन हुआ। am I right? तो इन तीनों के एनर्जी को जोड़ो, ध्यान से देखना, ये लगने वाली एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन, ये निकलने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये निकलने वाली एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी। तो बताओ यहाँ 2 एनर्जी निकल रही है, कौन कौन सी एनर्जी? सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल रही है और हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है, ये लग रही है। इन तीनों का सम करो, इन तीनों का सम करो, तो फ्लोरीन का ज्यादा निगेटिव हो गया। अब बताओ ज्यादा निगेटिव हो गया मतलब क्या? कि ओवरऑल एनर्जी, हमको देखो ओवरऑल एनर्जी ज्यादा फेवर किसमें कर गई? फ्लोरीन में। पता चल गया कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने के बावजूद भी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए हो गया क्योंकि इन तीनों एनर्जी का जो सम होता है वो ज्यादा निगेटिव किसके लिए है? बोलो, फ्लोरीन के लिए। एम आई राइट? तो अब मैं आपको बताऊं तो बोर्ड में कैसे आएगा, कंपटीशन में कैसे आएगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा व्हाई फ्लोरीन इज क्या मोर रिएक्टिव। एक क्वेश्चन बोलेंगे ड्यू टू लो बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड व्हाई दे हैव लो बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी? बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन। एक क्वेश्चन जो खानदानी गरीब लोगों का सवाल होता है 12वीं क्लास का, और थोड़ा हाई लेवल है एग्जाम में, थोड़ा सा दारू वारू सॉरी है ना कुछ ज्यादा चढ़ा के आ गया तो बोलेगा ना आज तो बच्चों को झेलाना है, तो बोलेगा व्हाई फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हम कहेंगे बाबा रे इन तीनों की एनर्जी का जो सम है रिजल्टेंट निगेटिव होगा। अब इसको थर्मोडायनेमिक्स से जोड़ दो, थर्मोडायनेमिक्स मतलब एनर्जी के हिसाब से जोड़ो, तीनों का एनर्जी सम जितना ज्यादा निगेटिव होगा उसको उतना ड्राइविंग फोर्स मिल जाता है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब कि इसको आलू प्याज बेच रहा है तो इसको है ना एक दिन में 1000 रुपए का फायदा हो रहा, और नायाब को 100 रुपए का फायदा हो रहा, तो इसको इतना ड्राइविंग फोर्स मिलेगा कि रात में 12 बजे सोएगा, सुबह 4 बजे फिर दुकान चला जाएगा, बोलेगा आज तो फिर जाना दुगुना नींबू लेके आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? और इसको तो 100 रुपए का फायदा हुआ, बड़ी मुश्किल से मम्मी ने धक्का मारा, जा बेटा जा, मैडम ने कहा ओए जा जल्दी से, कैसे होगा खाना बनेगा, तो ये आज 6 बजे बड़ी मुश्किल से उसको ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन उसको पैसा ड्राइव कर रहा है।
उसको इतना स्ट्रांग ड्राइविंग मिल रहा है कि है ना, सोया नहीं कि सुबह रात ख्वाब में भी है ना नींबू 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 बेचना है, ठीक है। इसलिए आपने देखोगे कई दुकानदार आप देखोगे रात में 12 बजे जाएगा और सुबह फिर कुत्ते की तरह उठकर 4 बजे जाकर दुकान में बैठ जाएगा, बोलेगा भाई तेरी। तो उसको पैसे का क्या है, इतना स्ट्रांग ड्राइविंग है कि वो ड्राइविंग की वजह से क्या होता है, ध्यान से देखना, जैसे ड्राइविंग की वजह से क्या होगा कि वो है ना सुबह सुबह दुकान पे उठ के 4 बजे ऐसे आंख मलते हुए फिर बाद में जाकर के है ना जाएगा सूसू पोटी, ठीक है, लेकिन आ जाएगा। लेकिन एक जो जाता है वो बड़ी मुश्किल से है ना बीवी धक्का मार के भेजते, जा रहे यार बच्चे का फीस कैसे जमा होगा, तो वो आता। मेरी बात समझो, तो इसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। तो ये फलसफा हमारी जिंदगी में नहीं लगता क्या, यही फलसफा एटम पर भी लगता है, यही कॉन्सेप्ट एटम पर भी लगता है। इसलिए जब हम लोग एज ए मुस्लिम्स जब सोचते हैं तो क्या कहा जाता है कि जैसे अजान पड़ती है तो नमाज पढ़ने चले जाया करो। क्यों? क्योंकि जो आप ड्राइव अपनी जिंदगी को करते हो वही ड्राइव आपके आखिरी वक्त भी वही होगा। मेरी बात समझे क्या बोला मैंने? जैसे आप प्रायोरिटी देते हो, इसलिए कहा था कि जब बिजनेस शुरू हो, अजान पड़ी तो पहले दुकान बंद करो, नमाज पढ़ने जाओ, क्योंकि वो दैट वन इज द प्रायोरिटी ड्राइव। जैसे एक आदमी, पता नहीं कोई वाकया सुना रहा था, एक आदमी सुना रहा था कि भाई वो हॉल का मालिक था, है वो मर रहा था, तो सब कह रहे हैं अल्लाह का नाम लो, भगवान का नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तो बोलता हाउसफुल हुआ कि नहीं, हाउसफुल हुआ कि नहीं, हाउसफुल हुआ कि नहीं। अब बोला ला इलाहा पढ़ो, तो बोला हाउसफुल हुआ कि नहीं। यानी ड्राइविंग फोर्स कहते हैं इसको। तो ये बात मैं इसलिए एग्जांपल में दे रहा हूं क्योंकि बच्चों जो जिंदगी का आप ड्राइविंग करते हो वही ड्राइविंग आपकी तरफ लेता है। तो मैं अगर आपको नीट का ड्राइविंग करना है, यानी आप कहते हो नीट क्वालिफाई करना, तो आपको सोते जागते वही ड्राइविंग फोर्स नजर आएगा। तो फिर क्या होता है कि वो शाहरुख खान का जो फिल्म का डायलॉग है, जब आप जिस चीज को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो सारी कायनात क्या करती है। अरे यार अब तो बोल दो यार, हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं, मिलाने नहीं, शिद्दत से मिलाने की कोशिश करते हैं। फिल्म का नाम लिया तो सब बात समझ में आ रही हो, ठीक। तो ओवरऑल यही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके कहाँ दिया हुआ, असाइनमेंट में दिया हुआ। तो इसको है ना आप असाइनमेंट खोलो, ये मैं आपको क्वेश्चन में निशान लगवा देता हूँ। आप देखना 17 ग्रुप खोलो, 17 ग्रुप कहीं पे दिया हुआ होगा, 17 ग्रुप रीजनिंग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 से देखो, 10 से देखो, निशान लगा दो, घर पे जाकर पढ़ना। 10 नंबर, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 16, 17 नंबर तक, 17 नंबर तक, ठीक है, 17, 18 नंबर तक, ये सारे एक ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हैं। ये नीट में इसी तरह से आते हैं। हाँ हाँ क्या? अब एनसीईआरटी बुक ओपन करो। एनसीईआरटी बुक लाए हैं आप लोग? नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक, ये क्वेश्चन सब समझ में आ गया। अब आपको ये नोट डाउन करना है। कहां पर नोट डाउन करना है? अपने कॉपी में, ठीक है जी। अब मैं आपको धीरे धीरे पी ब्लॉक में इंटर कर रहा हूं। मैं बात को उठा के बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, फिर पी ब्लॉक में एंट्री मारूंगा। जैसे ही पी ब्लॉक में एंट्री मारना शुरू करूंगा तुमको सारी बात हम बताते जाएंगे, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड नीट सबका। टाइम क्या हो रहा है यार? बस बड़ा जल्दी हो गया, जल्दी से करो, मैं सम अप करूंगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो। तो मैंने जो ये क्वेश्चंस दिया आपको, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और मैं आपको एक खास बात बताता हूं कि पूरी दुनिया का कोई भी एलिमेंट, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, पूरी दुनिया का कोई भी एलिमेंट, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं, कान खोल के सुनना, दुनिया का कोई भी एलिमेंट जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, तो उसको यही 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी क्या होगा, पहले एटम में बदलना पड़ेगा, ठीक, एटम में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, और एटम में बदलने में एनर्जी खर्च होगी। और ये याद रखना कि अगर वो सॉलिड में है मटेरियल, जैसे लिथियम क्रिस्टल है, जैसे सोडियम क्रिस्टल है, ठीक, तो उसमें सॉलिड से जब गैस में बदलते हैं तो वहां एनर्जी जो खर्च होती है उसको कहते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी कहते हैं, ठीक। अब यहां जो मैंने बात की है फ्लोरीन के केस में, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से गैस है, तो वहां जो एनर्जी खर्च हो रही है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है।
सुना, फर्क समझ में आ गया। जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो उसमें सॉलिड से गैस में बदलेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, उसको सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और जो पहले से गैस है तो उसमें जो एनर्जी खर्च होगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन खर्च होगी। एम आई राइट? बात समझ में आ गई। और जब इलेक्ट्रॉन लेने का नंबर आएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ने का नंबर आएगा तो आईपी का कॉन्सेप्ट लगेगा। आईपी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी। फर्क समझ में आ रहा? बाकी हाइड्रेशन एनर्जी दोनों में कॉमन होगी। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, दोनों में कॉमन होगी। दोनों में कॉमन होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का नंबर आए या देने का नंबर आए। तो फर्क अच्छी तरह से समझ लो। जब हम इलेक्ट्रॉन ले या दें, दोनों हालत में सबसे पहले तो उसको, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड से उसको गैस में बदलना पड़ेगा, तो जो एनर्जी खर्च होगी वो सब्लिमेशन एंथैल्पी होगी। अगर वो पहले से गैस है तो वो गैस से एटम में बदलेगा तो वहां बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी खर्च होगी। और दूसरा जो स्टेप है, अगर इलेक्ट्रॉन देने का मामला होगा तो वहां आईपी खर्च होगी, और जब इलेक्ट्रॉन लेने का मामला आएगा तो वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यही फर्क है। हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल से समझा देते हैं क्योंकि बात समझ नहीं आई है। जैसे लिथियम है, ध्यान से सुनना, तो लिथियम सॉलिड है, ध्यान से सुनना, लिथियम सॉलिड, ध्यान से सुनना। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम पी ब्लॉक जब आगे बढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी बोलेगा। तो एक तो तरीका ये है कि रट जाओ, बिना रटे, है ना, बिना समझे रट जाओ, है अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वही आएगा एग्जाम में, वही पढ़ दो। और एक होता कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आ गया तो ससुरा कोई सा भी क्वेश्चन आए हम जवाब दे देंगे, चाहे वो किसी लेवल का क्वेश्चन हो, वो आईटी नीट फीट कुछ भी होगा। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, बात समझ में आ जाएगी। जैसे लिथियम के मामले में लेके चल रहे हैं तो यहां तो इलेक्ट्रॉन लेने का मामला तो नहीं है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मामला है। तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ने से पहले इसको एक सिंगल आइटम में बदलना पड़ेगा, और सिंगल आइटम में बदलने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी इसको डेल एच सब्लिमेशन एंथैल्पी कहते हैं। फ्लोरीन के केस को विचार करो, या इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मामला या इलेक्ट्रॉन लेने का मामला है। यहां से यहां में बदलने में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी खर्च हुई, यहां से यहां में बदलने में सब्लिमेशन एंथैल्पी खर्च हुई, या इसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकते हैं। एटम में बदलने में एनर्जी लगी, राइट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का मामला होगा, वहां इलेक्ट्रॉन लेने का मामला होगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी लगेगी ना, एनर्जी लगेगी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा तो ये प्लस और माइनस बनेगा। और यहां इलेक्ट्रॉन लेने का मामला आ रहा है तो यहां पर क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब दोनों में कंपेयर करो, ये छोड़ने के मामले में चल रहा है, ये लेने के मामले में चल रहा है। यहां छोड़ने का मामला है तो यहां पर सॉलिड से एटम में बदला, सब्लिमेशन एंथैल्पी खर्च हुई। यहां गैस से एटम में बदला, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी खर्च हुई। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का नंबर आया तो आईपी खर्च हुआ, और यहां से इलेक्ट्रॉन लेने का नंबर एफ माइनस हुआ। और यहां से फिर पानी से मुलाकात इसकी भी कराओ और इसकी भी पानी से मुलाकात कराओ, तो पानी से मुलाकात दोनों में कॉमन है। यहां से जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी और यहां से जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, तो इन तीनों का एनर्जी का जो सम होगा और इसके इन तीनों का एनर्जी का सम होगा, तो वो फेवर करेगा इलेक्ट्रॉन लेने को और ये फेवर करेगा इलेक्ट्रॉन देने को। फ्लोरीन हमको देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और उसकी वजह लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये नीट में क्वेश्चन का जवाब हुआ, Why fluorine is the strongest oxidizing agent? तो कहेंगे ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। और एक लाइन में बोलूं तो एक लाइन में ओवरऑल एनर्जी इज निगेटिव, मोर निगेटिव फॉर होल पीरियोडिक टेबल इन केस ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन देने के मामले को लेकर बात करें, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इससे सुंदर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कोई नहीं होता। लेकिन कॉमन बात क्या है, यहां भी थीन एनर्जी का सम, यहां भी थीन एनर्जी का सम। और ये बात ध्यान से सुनना, ये बात डी ब्लॉक एलिमेंट में भी आएगा, पी ब्लॉक में भी आएगा, एस ब्लॉक में भी आएगा। कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, अगर तीनों का एनर्जी का सम अगर उस कंडीशन के लिए निगेटिव है तो वो उस प्रोसेस को फेवर करेगा, और अगर उसका
सम निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा वो। सुना ध्यान से, इसलिए याद रखो कि लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है, ध्यान से देखना, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा निगेटिव होता है और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। याद कर लो, किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहे तो उसको देख के 1 मिनट में पता चल जाता है कि क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो वेरी सिंपल। अगर 4 एलिमेंट दिया हो, चारों का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव दिया हो और बोले स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो याद रखो जितना ज्यादा माइनस होगा उतना अमीर है वो, यानी उसके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना उतना आसान है। जितना ज्यादा प्लस होगा उतना कंगला है वो, यानी उसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना उतना आसान होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, ध्यान से देखना, ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उतना प्लस उतना ज्यादा कंगला, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा अमीर, उतना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इसलिए जब डी ब्लॉक में जाकर देखना, सारे एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा भी दे रहा होता, वो इसी बात के लिए दे रहा होता। तो टीचर क्या बोलता है, बोलता है भैया ये बहुत टफ है, इसको याद कर लो। ये तो भैया कितना चीज रटोगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पी ब्लॉक में जब हम आएंगे तो पता ये चलेगा कि नीचे आने पे, कहां पे, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में नीचे आने पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लोअर वैलेंसी ज्यादा फेवरेबल होगी, हायर वैलेंसी कम फेवरेबल होती है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह एक ही होती है कि ओवरऑल एनर्जी ज्यादा निगेटिव होगी जिस प्रोसेस के लिए, वो प्रोसेस उतना आसान होगा, और उतना कम निगेटिव होगा वो प्रोसेस उतना मुश्किल हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स को कुछ जोड़ देते हैं। इसलिए जब नीट में क्वेश्चन आता है, जेई में जब क्वेश्चन आता है, तो वो सिंपल बात नहीं पूछता, वो क्या करेगा कि थर्मोडायनेमिक्स भी चेक कर लेगा आपका, अब पी ब्लॉक भी चेक कर देगा आपका, एक ही साथ में आना, आपका स्क्रीनिंग कर देगा कि आपको कितना ज्ञान है। इन बातों को ध्यान रखिएगा खाली। और याद करने का तरीका, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस हो उसके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना उतना आसान है, जितना प्लस हो उतना लेना आसान है। यानी निगेटिव में छोड़ना आसान है और पॉजिटिव में लेना आसान है। प्लस याद करने का तरीका ये है कि जितना ज्यादा प्लस है यानी इलेक्ट्रॉन उतना कम है, जितना ज्यादा माइनस है यानी इलेक्ट्रॉन की उसको गर्मी है इसलिए उतना ज्यादा माइनस हो रहा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है। और कंगला प्लस प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो कंगला है तो इलेक्ट्रॉन लेगा। बात समझ में आ रही है। अब ये बात पी ब्लॉक में जाके इंटर करते ही समझ में आने लगेगा जब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट है ना, ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये नहीं शो कर रहा। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता। ठीक, बोलो क्यों? क्योंकि फास्फोरस है यहां +5 स्टेट में है और यहां पर नाइट्रोजन +5 स्टेट में है, तो इसको और इसको फेवरेबिलिटी मिलती है, इसको फेवरेबिलिटी नहीं मिलती। अब बताओ, यहां 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान है, यहां 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना मुश्किल है। अब बताओ क्यों मुश्किल है? उसकी वजह सिंपल है। अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका मतलब इसका +5 को एनर्जी फेवर कर रही है और इसके +5 को एनर्जी फेवर नहीं कर रही है। इसका मतलब आप बोलेंगे सर हम कितनी बात याद करेंगे, तो याद नहीं करना होता है, कॉन्सेप्ट को पकड़ दो। किसी भी एलिमेंट का कोई भी अगर वैलेंसी कह रहा है कि वजूद में नहीं आ रहा है या आ रहा तो अनस्टेबल है, समझ लो उसका एनर्जी क्या फेवरेबल नहीं है। और एनर्जी की फेवरेबिलिटी क्या, यही 3 एनर्जी की सम का फेवरेबिलिटी मामला है। ठीक, इसी को जब आप पढ़ोगे तो लिखा होगा कि 15, 16, 13, 14, 15 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम सुना होगा। नीचे आने पे नीचे वाला मेंबर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसी को कहते हैं कि इसमें इनर्ट पेयर हो गया, यानी NS इलेक्ट्रॉन विल नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ये 3 वैलेंसी शो करता, ये 3, 5 शो करता, ये भी 5, ये भी 5, लेकिन ये 3 ही शो करता। अब बताओ ऊपर से नीचे आने पर तो एटम का साइज बढ़ रहा, तो साइज बढ़ रहा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान होना चाहिए। लेकिन बिस्मथ क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं 3 ही बॉन्ड बनाऊंगा। पूछो क्यों बनाएगा 3 बॉन्ड, पूछो तो ध्यान से देखना, ये 2s2 2p3 है, इधर देखना ये 3s2 ये 3p3 है, ये 4s2 इधर देखना 4p3 है, ये 5s2 5p3 है, बोलो हाँ ये ना, और ये क्या 6s2 6p3। अब बताओ इसमें ये 6s इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ये इंटरेस्टेड नहीं है। पूछो क्यों इंटरेस्टेड नहीं, पूछो। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकालने में फ्री का मामला तो है नहीं, एनर्जी लगेगी ना, तो एनर्जी लगेगी तो एनर्जी का को कोई खर्च करेगा। अरे कोई रुपया का को खर्च करता, बताना जरा, फायदे के लिए करता है ना।
अरे फायदे के लिए तो हम पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, फायदा कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ना मुन्ना ना हम तो सामान नहीं बेचेंगे, क्योंकि यहाँ ना इसको सड़ा देंगे, हम ये सामान नहीं बेचेंगे क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब एनर्जी के हिसाब, हर बात को एनर्जी से जोड़ के देखो। इसका मतलब इसको एनर्जी के हिसाब से फेवर नहीं मिल रहा। इसी को कहता है क्या, ध्यान से देखना, इसी को जब किताब में पढ़ोगे तो लिखा होगा 6s इलेक्ट्रॉन बिकम रिलक्ट। 6s इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलक्ट कर रहा है। रिलक्ट का मतलब क्या होता है, इज नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि इसका ये 6s इलेक्ट्रॉन इंटरेस्टेड नहीं है बॉन्ड बनाने में, इसका 5 इलेक्ट्रॉन इंटरेस्टेड है, तभी ना PCl5 बना रहा। ये क्यों नहीं इंटरेस्टेड है पूछो, तो इसका 2 जवाब है। हाई लेवल का जवाब एक लाइन में, क्योंकि एनर्जी फेवर नहीं कर रही है इसको। अब आप पूछोगे सर एनर्जी क्यों फेवर नहीं करी, पूछो क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो एटम का साइज तो बढ़ रहा ना, बढ़ रहा, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान होना चाहिए। लेकिन मालूम ये क्यों नहीं फेवर कर रहा, मैं बताता हूं उसका रीजन। उसका रीजन ये है कि 6s2 6p3, चेक करो ध्यान से, देखो ध्यान से, 6s2 6p3, तो आप बताओ इससे पहले 4f14 भर चुका होगा कि नहीं भर चुका होगा, हैं बोलो। तो 4f14 भरा होगा, तो अभी मैंने क्या कहा था कि लगातार f में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इसका स्ट्रांग हो गया और इसने 6s इलेक्ट्रॉन को पकड़ के चाप दिया। चापना समझता ना, पकड़ के होल्ड कर लिया। बोलता ना मुन्ना ना जाने दूंगा, है हमें तुमसे मोहब्बत है, ऐसे बोलता है इलेक्ट्रॉन निकालो, बोलता नहीं निकालूंगा, बोले एनर्जी दूंगा, बोले ना यही फायदा हो रहा है एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग होगा तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन करेगा कि इतना ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज करवा देगा कि वो बॉन्ड बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। बोलेगा भैया बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत है, फ्री में स्टेबल है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ने इतना स्ट्रेंथ पैदा कर दिया कि 6s इलेक्ट्रॉन को कहा ओए किधर जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे अब्बा का बिजनेस होता है ना, कहाँ जाएगा नौकरी करने के लिए, अपनी बिजनेस को संभालना। तो 4f का है ना, उसका परदादा बोल के गया था ना 4f14 को भर के छोड़ना, बोला ना जाना, तो इसका जो है ना चेला चपाटा उसका फायदा उठा रहा। बोलता न्यूक्लियर चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया मुन्ना कि 6s इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करवा दिया है कि बोलता है कि भैया बॉन्ड बनाने में मत भाग लो। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं किताब में, बोलता है इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। इनर्ट पेयर का क्या मतलब होता है, इनर्ट का मतलब क्या होता है, दैट वन इज नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड। व्हाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड, अरे बोलो यार, वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ईटिंग बिरयानी। बोले साहब ऑलरेडी आई हैव है ना मुर्ग मुसल्लम खा चुका हूँ, तो अब बिरयानी की क्या जरूरत। इसका मतलब यही बात यहाँ से सोचो, ये न्यूक्लियर चार्ज इतना स्ट्रांग हुआ कि 6s इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके एनर्जी रिलीज करवा दिया। बोलते अब जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहां पर ज्यादा फायदा नहीं होगा। पूछो क्यों फायदा नहीं होगा, पूछो क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो एटम का साइज बढ़ रहा ना। बोलो अब बताओ एटम का साइज बढ़ने से क्या होता है, जल्दी बोलना। बॉन्ड की लंबाई बढ़ती है, अरे बॉन्ड की लंबाई, अब बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा सोचो, बॉन्ड एनर्जी कम होगा, यानी एनर्जी जो निकलेगा बॉन्ड बनने में वो कम निकलेगा। अब बताओ कोई आदमी बिजनेस में पैसा कब लगाता है, जब पैसा कम लगे या फायदा ज्यादा हो। तो यहाँ एनर्जी ज्यादा लग रही है इलेक्ट्रॉन निकालने में, और बाउंड जो बन रहा है उसमें उतनी एनर्जी नहीं निकल रही है जितना कि इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में जो खर्च हुई एनर्जी उसका कंपनसेशन कहां से मिलेगा, तो जो बाउंड बन के जो एनर्जी बाहर आएगी उसी से वो एनर्जी कंपनसेट करती है। तो पता चला कि लगने वाली एनर्जी ज्यादा हो गई और निकलने वाली एनर्जी कम हो गई, तो ओवरऑल तो नुकसान हो जाएगा ना। तो बोलता है ना मुन्ना ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये बात आपके पी ब्लॉक में 15 ग्रुप में 16 ग्रुप के लोअर मेंबर में हो जाता है। इसी को आप लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? तो मैं अब आपको दिखाता हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज की क्लास हम यही ओवर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी में जा करके सारे रीजनिंग क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करना। पहले आज का ड्यूटी बता दे रहा हूं। एनसीईआरटी में 15 शायद सिलेबस से हट गया है, 16, 17, 18 का सारे रीजनिंग को एक जगह जमा करना। और कहाँ जमा करना है, ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट दे दिया है तो जमा तो है ही आपके पास। वो वहां से उठा के निशान लगाना उस क्वेश्चन पे। किस क्वेश्चन पे, जो असाइनमेंट 15 ग्रुप 16 ग्रुप में दिया, वाली उठा करके गोला घेर लेना, बोलना मम्मी कसम बोर्ड में ही आ रहा है। ठीक, इतना कर लेना, ठीक है। और फिर मैं इसका क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूं। मैं आपको यहां से बता देता हूं, चेक कर लो। आपका क्वेश्चन नंबर 15 ग्रुप के असाइनमेंट में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर निशान लगाओ, और 5वां नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, सब ये सारे इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। 7वां नंबर लगाओ, इसी बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है जी।
ये सातों क्वेश्चन इसी बेसिस पे आधार पे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये असाइनमेंट आप लोग करके आओगे। और मेरी बात, आज का होमवर्क क्या दिया मैंने, मेरी बात समझ गए। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक उठाना है, सारे रीजनिंग जो एनसीईआरटी के हैं, नीट वाले, जेई वाले, सबके लिए बोल रहा हूँ और बोर्ड वाले के लिए बोल रहा हूँ, सारे निशान लगा करके इसी क्वेश्चन को वहां से निकाल करके अपने कॉपी पे लेके आना है, अपने से लिखना है। और ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ जिससे क्या होगा कि 8 नंबर का 8 नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह। नहीं आया तो हमको गाली मत देना, क्योंकि वो आपकी कमी होगी। अगर मैं सारी बातें बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सारी बात कर लो, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, ठीक है। बंद करो।